वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स यूपी पीएससी में पूछे गए हैं या जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, उन टॉपिक्स को हम होलिस्टिकली कवर करें। और साथ में ये भी प्रयास किया गया है कि यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों के ही जो टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और कई बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी देखा जाता है, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के हैं तो आप दोनों ही लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप्स हैं ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही यूपीपीएससी के पीसीएस, आरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, जिनसे जुड़ने के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन पेड ग्रुप से, इन क्रैश कोर्सेज से जुड़कर आप सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनसे जुड़िए और अपना सिलेक्शन आप ले लीजिए। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल होंगे, राइट। तो ये जो सीरीज़ है ये हमारी काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसको डिस्कस करते हैं हम, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में। उसके बाद सरदार पटेल का क्या रूल था, इनका जो स्टैचू बनाया गया इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारा जो, मान लीजिए ये भारत था, तो इसमें कुछ जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आते थे जिनको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। लेकिन कुछ जो क्षेत्र थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी प्रिंसली स्टेट्स के यानी कि वो कुछ देशी रजवाड़ों के अंतर्गत आते थे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने की बात हुई तो ऐसा कहा गया था, आपको पता भी होगी ये बात, कि इनको आपस में जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो सरदार पटेल को दी गई थी, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया को एक तरह से यूनाइट किया, राइट। इसीलिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इनके नाम पर बना है। और इन्होंने 560 देसी रियासतों को एकजुट कर इंडिया को इंडिया बनाने में मदद की थी, ठीक है। इसको इनॉग्रेट कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, जब 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कब इसको बनाया गया, कब इनॉग्रेट किया गया, इसीलिए थोड़ी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। इनके 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। बाकी इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये लोकेटेड कहाँ है? ये साधु बेट पर लोकेटेड है, जो एक आइलैंड है नर्मदा रिवर पर, ठीक है। और नर्मदा रिवर किसके बीच में फ्लो करती है? सतपुड़ा और विंध्या माउंटेन रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो ये एक ज्योग्राफी का पॉइंट है, याद रखिएगा। और साधु बेट आइलैंड पर ये बना है। उसके बाद इसको 8 वंडर्स, जो शंघाई यानी कि SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 8 वंडर्स में इसको ऐड किया गया है जनवरी 2020 में। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी रेलेवेंट है, इनको ये मत सोचिएगा कि हम लोग ये चीज़ें हमारे इतने काम की नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा
ये टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट है। और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर्स। देखिए बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हाइट डायमेंशंस ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए हैं कि कोई नया पुल अगर निर्मित हुआ है या कोई भी चीज़ बनी है तो उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। इसीलिए ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैचू स्टैंडिंग ऑन नर्मदा रिवर इन केवड़िया ऑपोजिट सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, इंडिया। तो ये सरदार सरोवर डैम जो है उसके ऑपोजिट खड़ा हुआ है, राइट। तो हमने इसकी लोकेशन वगैरह सब देख ली है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं स्टैचू ऑफ पीस। देखिए कई सारे ऐसे स्टैचूज रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इन सबको एक जगह कर दिया जाए और आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, इन्होंने रिसेंटली स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू अनवील किया, ठीक है। इसका इनकी प्रतिमा का अनावरण किया और ये कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है। तो स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू श्रीनगर में है, जिसको स्टैचू ऑफ पीस कहा गया। और रामानुजाचार्य कौन थे? ये एक वैदिक फिलोसफर थे और सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, यानी कि वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 1074 विक्रम संवत में। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और ये इनका जो स्टैचू है वो श्रीनगर में है, इसीलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है क्योंकि, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया था और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया था, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और हैं इनसे संबंधित। इन्होंने रिवाइव किया था भक्ति मूवमेंट को। भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये जो भक्ति मूवमेंट है ये 7th-8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इसमें बेसिकली जो सेंट्स थे वो भक्ति, डिवोशन का जो प्रोसेस होता है, डिवोशन, भगवान के प्रति डिवोशन प्रदर्शित करते थे, इसीलिए इसका नाम भक्ति मूवमेंट पड़ा। और ये यहाँ पर शुरू हुआ साउथ इंडिया में और फिर ये आगे चलकर पूरे देश में स्प्रेड हुआ। 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया में पहुँच गया था, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। अलवर्स और नैनर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो इनके द्वारा ही इसको शुरू किया हुआ माना जाता है, ठीक है। आगे चल के इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस सेंट्स भी हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा बासवन्ना का, तो ये कर्नाटक के फेमस सेंट थे। वैसे महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये सारे सेंट्स थे, ठीक है। और उत्तर भारत में अगर हम देखें तो गुरु नानक, कबीर दास, रविदास, ठीक है, ये सारे भक्ति मूवमेंट के सेंट्स ही माने जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है इंस्पिरेशन फॉर पोइट्स लाइक अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई। तो इन सबके ये इंस्पिरेशन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े नाम एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इनका जो स्टैचू है ये 4 फीट का है हाइट में, और ये किससे बना है? सफ़ेद मकराना मार्बल से, ठीक है, और लगभग 600 किलोग्राम का है। तो सफ़ेद मकराना मार्बल से बना है और 4 फीट का है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद जो नरसिंह मेहता थे, ये फेमस पोएट रहे हैं गुजरात के, और इन्होंने गाया था वैष्णव जन तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये एक गाना है। ये जो गाना है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, इससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो गुजरात के ये जो प्रसिद्ध कवि थे नरसिंह मेहता, इन्होंने रामानुजाचार्य के संदेश से ही इसकी रचना की थी, इस गाने की, ठीक है। उसके बाद एक रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी अनवील किया है स्टैचू ऑफ पीस को। जब आप स्टैचू ऑफ पीस सर्च करेंगे तो आपको 2 जगह मिलेगा। एक वो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। किसका स्टैचू है वो? श्री रामानुजाचार्य का। और एक
जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये किसके लिए किया गया है? ये जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनका स्टैचू है और इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी पर इसका अनावरण किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो ये जैन आचार्य थे श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनके बारे में। इनका जो ये स्टैचू अनवील हुआ है, ये इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी में हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने एक सादा जीवन यापन किया है और ये एक जैन सेंट थे, ठीक है। और इन्होंने लॉर्ड महावीर के जो मैसेज थे उसको स्प्रेड करने में अपना पूरा जीवन यापन किया है। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1870 से 1954 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये रीसेंट सेंचुरीज के ये व्यक्ति थे, राइट। उसके बाद इनके और जो कार्य रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या किया है? इन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी लगातार काम किया है। साथ ही प्रेरक साहित्य भी लिखा है और स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी के ये सक्रिय समर्थक भी रहे हैं, ठीक है। इनका जो ये है, ये हमने देखा कि 151st बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनका जो स्टैचू है ये 151 इंच टॉल है, ठीक है। और ये अष्ट धातु से बना है। अष्ट धातु आपको पता है 8 मेटल्स कौन कौन से होते हैं, वो 8 मेटल्स। तो अष्ट धातु के अंतर्गत जो मेटल्स आते हैं वो हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, आयरन, लेड, जिंक और टिन, ये आते हैं। ऐसे याद रखिएगा, बस एक बार अगर आप नाम सुन लेंगे तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता रहेगा। तो इनका जो ये स्टैचू है ये अष्ट धातु से बना है और इसमें मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट है हमारा कॉपर, ठीक है, यानी कि तांबा। और इसको कहाँ पर बनाया गया है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बनाया गया है पाली, राजस्थान में, विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा, जो कि पाली राजस्थान में है, वहां पर बनाया गया है। अब जल्दी से बताइए, जो स्टैचू ऑफ पीस है रामानुजाचार्य का, वो कहाँ पर है? वो है श्रीनगर में। और ये कहाँ पर है? ये है पाली राजस्थान में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। इसको अनवील किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये 216 फुट का है। ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है और कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद में लोकेटेड है। सबकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है और एक बार हाइट भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये 11वीं सेंचुरी के जो भक्ति सेंट थे श्री रामानुजाचार्य, उनका जो आइडिया रहा है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, उन्होंने इक्वालिटी को बढ़ावा दिया और उन्होंने क्या कहा कि सब लोग इक्वल हैं, चाहे किसी भी वो फेथ के हों, कास्ट के हों, क्रीड के हों, ठीक है। तभी जो इनका स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है, राइट। तो ये जो है, ये जो स्टैचू है ये पंच लोहा का बना हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स हो जाएंगे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक, ठीक है। और ये टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचूज जो है वर्ल्ड में, उनमें आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस पर बना है ये बना हुआ है स्वामी रामानुजाचार्य पर। कहाँ पर बना हुआ है? हैदराबाद में। और कितना फुट का है? 216 फुट का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये किस पर बना है? ये जो है ये 108 फीट टॉल है। और क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये जो बेंगलुरु के फाउंडर माने जाते हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनका स्टैचू है ये। और ये बना है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंदर ही बना है, ठीक है। और ये कोमेमोरेट करता है केम्पेगौड़ा का कंट्रीब्यूशन बेंगलुरु सिटी के लिए, राइट। तो एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट निकल कर आया कि फाउंडर कौन था बंगाल सिटी का, सॉरी नॉट बंगाल, बेंगलुरु का, बेंगलुरु सिटी का, तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को ही माना जाता है। और इन्हीं के नाम पर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है बेंगलुरु का, ठीक है। उसके बाद
एक और बात कही जा रही है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, दुनिया में कहीं पर भी किसी भी एयरपोर्ट में इतना बड़ा स्टैचू इंस्टॉल नहीं किया गया है। नो अदर एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हैज सच टॉल स्टैचू ऑफ इट्स फाउंडर। ठीक है, तभी इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इसका दर्ज है। ठीक है, और ये जो स्टैचू है इसका कॉन्सेप्ट और इसका स्कल्पचर किसने किया है, राम वी सुतर के द्वारा किया गया है। और इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी निर्मित किया था, उसको क्यूरेट किया था। और ये बना किससे है, ब्रॉन्ज और स्टील से। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि पंचलोहा से क्या बना हुआ है, कौन सा स्टैचू जो है अष्ट धातु से बना हुआ है, और ये जो हमारा है ये ब्रॉन्ज और स्टील से बना है। और कौन से स्टैचू में वाइट मकराना मार्बल का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार हम देख लेते हैं, सारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक बार टॉप से देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे अगर हम स्टैचूज एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, इसीलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो था वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये हमने देख लिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था, 2018 में बना था। और उसके बाद ये साधु बेट आइलैंड में बना था। और 8 वंडर्स जो है SCO के, उसमें इसका नाम उल्लिखित है। टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर्स टॉल। ठीक है, और ये सरदार सरोवर डैम के सामने खड़ा हुआ है, नर्मदा रिवर के केवड़िया में। राइट, उसके बाद जो स्टैचू ऑफ पीस था, रामानुजाचार्य का स्टैचू श्रीनगर में है। और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ये सब आपने देख लिया है। और साथ में इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये जो स्टैचू है ये मकराना मार्बल का है। ठीक है, ये प्योर वाइट मकराना मार्बल का है और ये 4 फीट है इसकी हाइट। देन उसके बाद एक और स्टैचू ऑफ पीस है जो किसके ऊपर है, जो है जैन आचार्य के ऊपर। और ये जैन आचार्य के ऊपर 151st बर्थ एनिवर्सरी पर था, तो इसकी हाइट भी कितनी है, 151 इंच। और ये जो है ये है हमारा अष्ट धातुओं का। राइट, देन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है 216 फुट का है और ये भी रामानुजाचार्य पर है। और ये किससे निर्मित है, ये है पंच लोहा से निर्मित। ठीक है, एक बार बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है 108 फीट का है और ये ब्रॉन्ज से निर्मित है। राइट, ये किसके ऊपर बना हुआ है, केम्पे घोड़ा पर बना हुआ है। केम्पे घोड़ा का स्टैचू है, ब्रॉन्ज और स्टील से बना हुआ। आगे बढ़ते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज पर आते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसके ऊपर बना हुआ है, ये है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर का बना हुआ स्टैचू है, उन पर बना हुआ है, उन्हीं का स्टैचू है। और ये कितना लंबा है, 70 फीट टॉल है। कहाँ पर है, लातूर सिटी महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया, वहीं पर ये बना हुआ है। और ये अनवील कब किया गया था, BR अंबेडकर के 131st बर्थ एनिवर्सरी पर इसको अनवील किया गया था। ठीक है, यानी कि इसका अनावरण किया गया था। उसके बाद एक और स्टैचू आ जाता है, हनुमान स्टैचू। ठीक है, ये जो स्टैचू है ये प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 108 फीट का स्टैचू है लॉर्ड हनुमान का, मोरबी गुजरात में बना हुआ है। मोरबी वही जगह है जहाँ पर हमने देखा था कि जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जो हनुमान स्टैचू है ये हनुमान जी 4 धाम एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत ये निर्मित किया गया दूसरा स्टैचू है, इसीलिए इसको मैंने बताया है, अदरवाइज ये इतना इम्पोर्टेंट ना होता। हनुमान जी 4 धाम जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये निर्मित है और ये बनाए जाएंगे चारों डायरेक्शंस में अक्रॉस द कंट्री। राइट, तो यहाँ तक हमने सारे स्टैचूज देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए, हमको 2 जगह पता है ये सिचुएटेड है, कहाँ पर है, एक है श्रीनगर में, दूसरा है पाली राजस्थान में। ऑप्शंस जिस हिसाब से हैं हमें उस हिसाब से टिक करना होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। जब हमने इनके बारे में स्टैचू ऑफ यूनिटी डिस्कस किया है तो इनसे संबंधित जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। देखिए, इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर 2018 को इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी
अनवील किया गया था। ये नादियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ऐसे बर्थ प्लेसेस नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन इनके स्टैचू को अनवील किया गया था। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसको किसके रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस। अब कई बार ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली आपसे ये ना पूछकर कि कौन सा दिन मनाया जा रहा है, ये पूछ लेते हैं कि उस दिन को कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए। इसलिए ये याद रखिएगा कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2014 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पहले होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। जनरल पॉइंट्स हैं, पता होंगे आपको। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ को हेड किया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कई सारी कमिटीज़ निर्मित की थी। उनमें कुछ कमिटीज़ के ये भी हेड थे, तो ये कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें जिनके हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो कौन कौन सी कमिटीज़ थी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, ये सेक्रेटरी बने थे गुजरात सभा के, और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था गांधी जी का। ठीक है, तो लीडर्स से संबंधित कई बार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तो इनके बारे में हमको ये नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इन दोनों में पार्टिसिपेट किया था। राइट। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है ये कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? तो बारदोली में जब सत्याग्रह हो रहा था, उसी समय पर वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो टाइटल है, उपाधि है, वो दी थी। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी। एक हो गया जम्मू कश्मीर, और दूसरा हो गया हैदराबाद, और फिर जूनागढ़। ये तीनों जो हैं वो भारत के साथ मिली नहीं थी। तो कैसे मिली वो हमारा किसी और दिन का डिस्कशन का टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल इनको यूनाइट करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखिए, इनको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था जूनागढ़ और हैदराबाद में। ठीक है, ऑपरेशन पोलो का नाम आपने सुना होगा, तो अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है, तो कमेंट कीजिएगा ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, किसके एनेक्सेशन से, कौन सी प्रिंसली स्टेट के एनेक्सेशन से है। राइट। साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूनिफिकेशन में, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की इंडियन यूनियन में यूनिफिकेशन में। ठीक है, और सरदार पटेल को एक और चीज़ कही जाती है, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था जर्मन यूनिफिकेशन में, वैसे ही कहा जाता है सरदार पटेल ने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी इंडिया के यूनिफिकेशन में। इसीलिए इनको इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, या इंडियाज बिस्मार्क कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। 15 दिसंबर 1950 को। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद इनको इलेक्ट किया गया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट। जो कौन सा सेशन था? 1931 का सेशन था कांग्रेस का, कराची में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर पूछा गया था कि कौन है निम्नलिखित में से वो कौन से लीडर थे जिनको कभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं चुना गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कब कब उसके प्रेसिडेंट चुने गए। तो याद रखिएगा, सरदार पटेल 1931 में कराची में कांग्रेस की इन्होंने प्रेसिडेंटशिप की थी। ठीक है, ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ था। उसके बाद आपको पता है कि हम एक करंट अफेयर का टॉपिक हमेशा करते हैं, अपनी सीरीज में करते आ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आज एमवी गंगा विलास। देखिए, इसके बारे में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित
जो भी इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो MV गंगा विलास क्या है? ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज है। देखिए, तो क्रूज का मतलब क्या होता है? क्रूज का मतलब एक हुआ कि एक शिप जिसमें एक बहुत बड़ी शिप जिसमें आप प्लेजर के लिए लोग ट्रिप लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं उस शिप में, उसको ही क्रूज कहा जाता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज होगी। साथ में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, जो रफली 51 दिन में कवर होगा। ठीक है, और ये कहाँ पहुंचेगी? असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी बांग्लादेश से होते हुए। तो ना सिर्फ ये भारत में चलेगी बल्कि ये बांग्लादेश के एरिया को भी कवर करेगी। ये जो MV गंगा विलास है, ये मार्ग गंगा और हुगली के किनारे स्थित जितने भी विभिन्न प्रमुख स्थल हैं उनसे होते हुए गुजरेगी 51 दिनों में। ठीक है, और ये जो है ये 25 डिफरेंट रिवर स्ट्रीम्स को अर्थात 25 विभिन्न नदी धाराओं से होकर ये गुजरेगी। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान दीजिएगा। और साथ में इसका जो 51 दिन की ये क्रूज होगी, इसमें कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरेगी? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ऐसे 50 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, रिवर घाट्स और मेजर सिटीज जैसे कि बिहार की पटना, झारखंड का साहिबगंज, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी से होकर ये निकलेगी। ठीक है, और ये जो जर्नी होगी ये एक अपॉर्चुनिटी देगी टूरिस्ट को कि वो एक इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और जितना भी इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको एक्सपीरियंस कर सके। और ना सिर्फ इंडिया की बल्कि बांग्लादेश से होते हुए गुजरेगी, तो उस क्षेत्र की डाइवर्सिटी, उस क्षेत्र का जो कल्चरल, हिस्ट्री, आर्ट जो भी है उसके बारे में भी लोग जान सकेंगे। राइट, तो हमने देख लिया है कि ये वाराणसी से शुरू होगी और इसका 51 दिन की इसकी पूरी जर्नी होगी। और इसकी जो पहली मेडन ट्रिप जो थी, पहली जो इसका वोएज था, उसमें इसमें 32 टूरिस्ट थे। कौन से देश के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 32 टूरिस्ट थे स्विट्जरलैंड के। और ये बेसिकली हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देगी और हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में भी लोगों तक, उसके बारे में लोग जान सकेंगे बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे यूरोप जो है इसके पास हाईएस्ट शेयर है ऑफ रिवर क्रूज वेसल्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्तमान में यूरोप में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक न्यू नदी क्रूज जहाज हैं। ठीक है, और इंडिया में 8 रिवर क्रूज वेसल्स हैं जो ऑपरेशनल है कोलकाता से वाराणसी के बीच में। और ये जो क्रूज मूवमेंट है ये ऑपरेशनल है नेशनल वाटरवेज 2 में भी। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र का है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखिएगा। इन केस आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।